हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। मेरा नाम हेमलता है। हम सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। अब सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सेक्शन बी में जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को दो अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो वो दोनों क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। इन तीनों का आंसर एक ही है, सेम ही रहेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकंड इसका जो हो सकता है वो ये है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड सेक्स हार्मोन्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये भी हो सकता है इसका क्वेश्चन। और तीसरा ये हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल इज अ हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस, जस्टिफाई। इन तीनों का आंसर एक ही होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है। CTT would become CAT, which code valine, thus valine would replace glutamic acid at that point। है ना, हमने क्वेश्चन में देखा था, स्टार लगा हुआ था इस टी पे, इसको रिप्लेस करना था हमको ए से। ठीक है, तो रिप्लेस होके ये क्या बन गया, CAT बन गया। उस वजह से इसका क्या कोड्स होगा, वैलिन होगा। तो वैलिन किसको रिप्लेस कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये हुआ। फिर सेकंड उसने पूछा था कि कंडीशन क्या कौन सी बनेगी, तो इसकी कंडीशन का नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है। अब इसमें क्या है, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, है ना, म्यूटेंट हो गया ना, म्यूटेशन हो गया, क्योंकि टी टी की जगह ए आ गया, म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of RBC। RBC के शेप में चेंज हो जाता है। RBC का शेप कैसा होता है, गोल होता है और लचीला होता है, पर अब उसका शेप कैसा होगा, सिकल से बाइकॉन्केव डिस्क जैसा हो जाएगा, उसको है ना, बाइकॉन्केव डिस्क हो जाएगी। टू एनलॉग्ड सिकल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, कैसा हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे बाइकॉन्केव हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में ना इजीली नहीं जा पाएगा, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखो, the graph given below indicates the administration of the first L and second dose M of a vaccine. The corresponding response of the body is indicate X and Y. Interpret the graph and explain the reason of such a response shown by the body। इसमें क्या पूछा है कि हमने 2 डोज वैक्सीन के दिए हैं, तो बॉडी ने क्या इस पे रिस्पॉन्स किया है वो हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें ग्राफ में क्या बताया, फर्स्ट डोज जो है वो एल है। ठीक है, हमने फर्स्ट डोज दिया है वैक्सीन का। वैक्सीन के अंदर क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट डोज हम देते हैं तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, जब हम सेकंड डोज देंगे, एम या सेकंड डोज है, जब हम सेकंड डोज देंगे तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो हाई होगी। देखो, एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, लो इंटेंसिटी। ठीक है, यहां पर एक्स किसको डिनोट कर रहा है, लो इंटेंसिटी का, और वाई में क्या है, यहां पे हाई इंटेंसिटी है। ठीक है, वाई में हाई है इंटेंसिटी। अब देखिए, इसको मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ कि कैसे इसमें क्या होगा। क्योंकि हम फर्स्ट डोज देंगे तो हमारी वीक बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है हमारा, तो वो क्या होगा, वीक परफॉर्म करेगा फर्स्ट डोज के अंदर। पर जब सेकंड डोज हम देंगे तो क्या होगा, इसका जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी का वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हायर होगा
इसकी वजह क्या होगी, क्योंकि अब हमारे पास इसका मेमोरी है ना, इसकी फर्स्ट की मेमोरी है, इस वजह से सेकंड का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा हायर होगा। मैं इसको आपको लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन 19 मैंने एक्सप्लेन कर लिया था। अब इसका आंसर है, ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन, वैक्सीन का फर्स्ट डोज हमने ग्राफ में देखा एल था, द बॉडी शो अ रिस्पॉन्स ऑफ द लो इंटेंसिटी, ये भी हमने देखा ग्राफ में एक्स से डिनोट हो रहा है, as the immune system comes in contact with the antigenic protein of the weakened inactivated pathogen for the first time जब वैक्सीन का इनएक्टिवेटेड पैथोजन जब कांटेक्ट करेगा इम्यून सिस्टम से, तो जो इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स देगा उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकंड है इसका, ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम एंटीजेनिक को प्रोटीन को हम सेकंड डोज में देंगे तो क्या होगा, द बॉडी इलेक्ट्स द हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब जो बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा वो हाईली होगा, ठीक है, हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। मैंने बोला था ना, फर्स्ट कॉन्टेक्ट की मेमोरी की वजह से ये जो सेकंड जो होगा वो हाई होगा, विथ द एंटीजन, है ना, एंटीजन के साथ उसकी फर्स्ट मेमोरी थी, इसके लिए है ना, द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज फास्टर एंड स्ट्रोंगर, लीडिंग टू मोर इफेक्टिव पैथोजन एलिमिनेशन इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आ गया। बायोलॉजी में भी क्या है आपको पता है, मैथ्स की तरह ही इसमें मार्किंग होती है, कुछ भी नहीं, थोड़ा भी आए तो भी लिखना है ताकि आपको थोड़े मार्क्स मिल सके, क्योंकि इसमें भी मैथ्स की तरह ही हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो अच्छे से आप करना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। 20 नंबर का क्वेश्चन है, the image below shows the result of planting bacteria in chromogenic medium after incorporating the gene of interest in plasmid. Some plates had blue colonies, some plate had white colonies. A single bacterium extract some plate 1, 2, 3 इज शोन बिलो। ठीक है, अब इसमें पिक्चर दिया है, फर्स्ट पिक्चर में बैक्टीरिया है, सेकंड प्लाज्मिड, फिर है जीन। ठीक है, 3 प्लेट्स लिए हमने, तीनों के अलग अलग रिजल्ट आएंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई द प्लेट विच इज और आर व्हाइट। कौन सी प्लेट इनमें से व्हाइट होगी, गिव अ रीजन। सेकंड है, आइडेंटिफाई द प्लेट विच इज और आर ब्लू, गिव रीजन। इसमें से कौन सी प्लेट ब्लू होगी, इसका आपको रीजन देना है। ठीक है, अब आपको पता है ब्लू कलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, है ना। तो इसमें इस फर्स्ट प्लेट में देखिए, फर्स्ट प्लेट में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड के अंदर जीन इंसर्ट हुआ। ठीक है, अब प्लाज्मिड के अंदर जब जीन इंसर्ट होता है तो जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा वो, तो वो इनएक्टिवेट हो जाने से वो क्या होगा, ब्लू कलर नहीं देगा, तो फिर ये प्लेट क्या हो जाएगी, ब्लू नहीं होके व्हाइट हो जाएगी, है ना। सेकंड है, सेकंड प्लेट में क्या देखो, बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड है, पर देखो इसके अंदर जीन नहीं है, जीन नहीं है तो फिर इनएक्टिवेट नहीं होगा एंजाइम, तो ये ब्लू कलर की रहेगी सेकंड प्लेट। और थर्ड प्लेट में खाली बैक्टीरिया ही है, इसके अंदर प्लाज्मिड भी नहीं है और जीन भी नहीं है, तो बैक्टीरिया की खुद के पास कैपेसिटी नहीं होती कलर देने की, इसके लिए इसमें कुछ नहीं होगा,
है ना। तो फर्स्ट प्लेट व्हाइट हो जाएगी और सेकंड प्लेट ब्लू रहेगी। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। आंसर है इसका, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो प्लेट नंबर 1 थी वो व्हाइट रहेगी। इसका रीजन क्या बताया था मैंने, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू कलर के लिए। तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर। जीन इज इंसर्ट इन द बीटा ग्लाइकोसाइडेज site of the plasmid, thereby causing insertional inactivation of the enzyme। है ना, जीन की एंट्री होगी तो ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, उस वजह से नो ब्लू कलर इज मेड, तो उस वजह से ब्लू कलर नहीं बनेगा। तो प्लेट सेकंड में क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट नॉट इंसर्ट इन द प्लाज्मिड। हमने देखा था उसमें पिक्चर में जीन उसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर एंटर नहीं किया था। सो ब्लू कलर ऑफ कॉलोनीज विल अपीयर, इसके लिए उस प्लेट का कलर ब्लू रहेगा। और थर्ड में नो प्लाज्मिड, ओनली बैक्टीरिया था, प्लाज्मिड नहीं था। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन दिए हैं ऑप्शन में आपको। तो उसमें से पहला ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 21 का, biomass of a standing crop of phytoplankton is 4 kg, which supports a large standing crop of zooplankton having a biomass 11 kg. This is consumed by small fishes having biomass 25 kg, which are then consumed by large fishes with the biomass 37 kg. Draw an ecological pyramid indicating the biomass at each stage and also name the trophic levels. Mention कौन सा इसमें पिरामिड बनेगा, एक तो ये मेंशन करना है, ठीक है, अपराइट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा ये मेंशन करना है। दूसरा ट्रॉफिक लेवल के नाम हमको मेंशन करने हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड बनाना है हमको, ठीक है, ये सारा हमको दिया हुआ है, इसका इकोलॉजिकल पिरामिड बनाना है। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है इसमें। फर्स्ट इसका था, फर्स्ट क्या था, फाइटोप्लैंक्टन था, ठीक है, ये देखो फर्स्ट मैंने बनाया है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, उसका मैंने लिख दिया कि ये कितना है 4 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर है, तो मैंने यहां पे लिख दिया प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है। अब इसके बाद क्या है, विच सपोर्ट्स अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन हैविंग अ बायोमास 11 kg, इससे ज्यादा है, 4 से ज्यादा है ना 11, तो हम इसका बायोमास इससे थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। उसमें अंदर हमने लिख दिया जूप्लैंक्टन और यहाँ लिख दिया 11 kg पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये सब लिखना है, नाम के नंबर है क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस पूछे, इसमें मेंशन करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस इज कंज्यूम्ड बाय अ स्मॉल फिश हैविंग बायोमास। अब स्मॉल फिश का बायोमास कितना है 25 kg, तो 11 kg से ज्यादा है, इसके लिए हमने इसको स्मॉल फिश का बायोमास इससे ज्यादा बनाया, ठीक है। अब इसके बाद स्मॉल फिश को कंज्यूम कौन करेगी, लार्ज फिश करेगी, तो हमने लार्ज फिश का ये 37 है तो 25 से ज्यादा है, तो इसका और हमने बड़ा बनाया, तो ये लार्ज फिश का है, ठीक है। ये सारे नाम लिखने के आपके अलग अलग मार्क्स हैं, तो ये नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। अब ये कौन सा पिरामिड बना, आपने देखा इन्वर्टेड पिरामिड बना। इसके अंदर क्या है, प्रोड्यूसर कम है और कंज्यूमर ज्यादा है ना, प्रोडक्टिविटी कम है पर कंज्यूम करने वाले ज्यादा है। इसके लिए ये पिरामिड कौन सा पिरामिड बना, हमारा इन्वर्टेड पिरामिड बना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड पिरामिड। ये देखा मैंने लिखा है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 21 नंबर में ही अब दूसरा जो सेकंड आपको ऑप्शन मिला था, मैंने कहा था 2 क्वेश्चन है 21 में ऑप्शन में,
तो एक हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा है इसमें एक टेबल दी हुई है। देखो इस टेबल में क्या दिया हुआ है, यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेबल गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये टेबल देख के आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो ट्रॉपिक लेवल दिया हुआ है, नेट प्रोडक्शन दिया हुआ है, रेस्पिरेशन दिया हुआ है। इसने क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालनी है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको ये कैलकुलेट करना है। सेकंड है एनालाइज द ट्रेंड इन द नेट प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कार्निवोर्स। प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स तक का नेट प्रोडक्शन के बारे में हमको बताना है। गिव अ रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको जीपीपी निकालना है ना। तो जीपीपी निकालना है हमको। तो जीपीपी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें एनपीपी प्लस ये रेस्पिरेशन, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे तो जीपीपी आ जाएगा, है ना। और फिर इसने पूछा है हमको एनालाइज करना है नेट प्रोडक्शन के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि ये रिड्यूस होता जा रहा है ना। किस वजह से रिड्यूस हो रहा है, ड्यू टू हीट लॉस, है ना। इसको हम 10% लॉ का भी इसमें बता सकते हैं। ये मैं आपको अभी इसका आंसर लिखा देती हूँ। बहुत ही शॉर्ट आंसर है इनके और बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। आप देखो तो इनके आंसर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, हम इसको लिखेंगे कैसे वो आप देख लीजिए। फर्स्ट था इसका, द जीपीपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। जीपीपी क्या है, फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट्स कार्बन कंपाउंड बनाते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो वो है जीपीपी। ठीक है, जीपीपी का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि हमको जीपीपी ही फाइंड आउट करनी थी। एनपीपी नेट प्रोडक्शन प्लस रेस्पिरेशन, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जीपीपी आ जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड किया तो जीपीपी हमारे पास आ गया। अब इसका इसी का सेकंड पार्ट था, नेट प्रोडक्शन इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग एज वी मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जब हम नीचे प्रोड्यूसर से ऊपर कंज्यूमर की तरफ जा रहे थे तो आपने देखा ये कैसे रिड्यूस होता जा रहा था। ठीक है, इसके रिड्यूस होने की वजह क्या है, ड्यू टू हीट लॉस, और हीट लॉस भी लिख सकते हो, रेस्पिरेशन भी लिख सकते हो, और 10% लॉ के अकॉर्डिंग भी ये रिड्यूस हो रहा है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 21 वाला क्वेश्चन यही आपका फिनिश होता है और सेक्शन बी भी यहीं पे खत्म होता है। अब जो सेक्शन सी है उसको मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट सेशन में करूंगी। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।